बच्चों, आपने पिछले क्लास में युग्मानुबंधन सिनैप्स देखा था। सिनैप्स के दौरान रासायनिक संवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं और इसके पूरे क्रियाकलाप आपने देखा। अब आज इसी में सिनैप्स जो होते हैं इसे दो प्रकारों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं विद्युत सिनैप्स यानी इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, और एक को कहते हैं रासायनिक सिनैप्स यानी केमिकल सिनैप्स। दो प्रकार के सिनैप्स है। विद्युत सिनैप्स जो होता है इसमें ये संवहन जो तंत्रिका के अंदर में जो स्पीड है तंत्रिका आवेग का, उसे संवहन कहते हैं। तो इसका संवहन अति तीव्र गति से होगा। इसका सोच कल्पना से परे। अभी आपने सोचा, अभी आप बहुत दूर कहीं 1200 किलोमीटर दूर पहुंच गए और अगले ही पल वहां से वापस भी आ गए, पल झपकते ही। बट ये काल्पनिक होता है। वास्तविक जो है ये जो स्पर्श, ठंडा, गर्मी, ये केमिकल रूप में होगा। तो ये इसके तुलना में क्या होगा? धीमा होगा। वास्तविक रूप में ये भी फास्ट है बट इसके तुलना में तो धीमा है। क्लियर? और कुछ प्राणी में वास्तविक रूप में भी इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत सिनैप्स पाए जाते हैं। कुछ प्राणियों में विद्युत सिनैप्स जो समुद्र के अंदर रहते हैं और समुद्र के अंदर में उनके प्रतिरक्षात्मक, सुरक्षात्मक उपायों के लिए वो कुछ विद्युत तरंगों को तंत्रिकाओं के आवेग से उत्पन्न कर सकते हैं और इस प्रकार के विद्युत सिनैप्स उनमें पाए जाते हैं। अब देखो, सिनैप्टिक दरार या सिनैप्टिक विदर जो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ये एक तंत्रिका का निचला हिस्सा और टिलोडेंड्रॉन के रूप में, और ये जो है डेंड्राइट्स, और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे ही तो कहते हैं सिनैप्टिक दरार, सिनैप्टिक विदर, सिनैप्टिक, इंग्लिश में सिनैप्टिक क्लैप, कुछ भी कह सकते हो। तो ये जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस, क्योंकि मैंने कल कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, तो ये जो दूरी है इसकी दूरी 0.2 नैनोमीटर का होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है वो 0.2 नैनोमीटर का है। और इसमें अगर हम बात करें तो रासायनिक जो सिनैप्स है उसमें इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 नैनोमीटर या इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो 20 नैनोमीटर, एनएम का मतलब यहाँ पर है नैनोमीटर, इसे नैनोमीटर में लिखा जाता है। इसका मात्रक है छोटा मात्रक इकाई के रूप में। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सिनैप्टिक दरार के रूप में, सिनैप्टिक विदर के रूप में या सिनैप्टिक क्लैप के रूप में वो 20 नैनोमीटर के रूप में होगा। यानी ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस शो कर रहा है और इसमें जो दूरी है वो कम है। क्लियर? अब देखो, न्यूरोट्रांसमीटर यानी वह रसायन जो संवेदनाओं को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में पहुंचाते हैं उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। बच्चों, कल याद करो मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलिन जो एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में जा रहा था और एसिटाइल कोलिन दो भागों में टूट गया था, एसिटाइल और कोलिन के रूप में, और इसमें कोलिनेस्टरेज एंजाइम इसको तोड़ा था और फिर उसका मीनिंग समझ में आता है। फिर वो एक तंत्रिका से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे जाते रहते हैं। इस प्रकार की तंत्रिकाओं को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। लेकिन ऐसी रासायनिक संवेदनात्मक संरचना इलेक्ट्रिकल या विद्युत सिनैप्स में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, यानी किसी प्रकार के कोई रासायनिक रूप इसमें नहीं है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। कल आपने देखा था और इसका एग्जाम्पल मैंने कल आपको एसिटाइल कोलिन के रूप में लिखाया भी था। एसिटाइल कोलिन के रूप में आपको मैंने कल बताया भी था। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। एसिटाइल कोलिन तो एक बताया था जो संवेदना को उत्पन्न करता है। कुछ ऐसा भी होता है जो संवेदना को रोक देता है, जैसे एक होता है गाबा, इसका पूरा नाम है गामा एमिनो ब्यूटायरिक अम्ल। तो गामा एमिनो ब्यूटारिक अम्ल जो तंत्रिका का आवेग होता है उस आवेग को ये रोक सकता है। तो हमारे पास होते हैं ऐसे आवेग रोके जा सकते हैं।
कोकेन, हेरोइन, ऐसे कुछ रसायन होते हैं जिनसे भी आवेग को रोक सकते हैं। बच्चों उदाहरण मान लो कि आपके दांत में या किसी के दांत में दर्द हो रहा है और दांत खराब हो गया है, उसे निकालना है, तो डॉक्टर्स के पास जाने पे वो डायरेक्ट थोड़ी निकालते हैं, उसके पहले उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें कोकेन नाम का एक रसायन होता है, कई रसायनों का मिश्रण है, जो तंत्रिका का जो आवेग है, सिनेप्स यहाँ से यहाँ जो तंत्रिका आवेग जा रहा था, इस तंत्रिका आवेग के जाने के पथ को इसमें ब्लॉक कर दिया। तो ये जो गाबा या कोकेन ऐसे रसायन होते हैं जो तंत्रिका आवेग के पथ को रोक देते हैं। जब रोक देते हैं तो तंत्रिका आवेग आगे नहीं जा पाता। अब वो दांत में तंत्रिका का आवेग वहाँ पर तंत्रिकाओं का रुक गया, यानी मस्तिष्क तक जा नहीं पा रहा है। अब डॉक्टर कुछ यंत्र के सहायता से दांत को निकाल देते हैं। अब उसका असर कुछ देर तक रहता है, जब तक रहता है तब तक दर्द नहीं होता है। फिर डॉक्टर कहता है जब दर्द प्रारंभ हो तो आप इस प्रकार के ब्रूफेन, आइब्रूफेन टैबलेट्स खाया करें। तो जब हम घर पे आते हैं तो 2-4 घंटे बाद ये रसायन यहाँ से हट जाते हैं और फिर तंत्रिकाओं का आवागमन शुरू हो जाता है आवेग के रूप में। तो हमें दवाई लेकर के इस दर्द को फिर से रोकना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन से बहुत सारे दवाई हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ अच्छे फल तो कुछ बुरे फल भी होते हैं। तो ये था किस प्रकार के रासायनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, एक घटा सकते हैं। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन ये जो है ये क्रिया को बढ़ा सकते हैं, तो ये गाबा या कोकेन ये क्रिया को रोक सकते हैं। क्लियर? यानी इसमें ये सब नहीं है, जबकि हमारे रासायनिक सिनेप्स होते हैं इंसानों में तो हमारे पास मौजूद है। दूसरा सिनेप्टिक देरी। देरी मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वहाँ से अगले तंत्रिका में जाएगा, अगले से अगले में जाएगा, तो कुछ तो समय लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्पीड होता है 120 से 130 मीटर पर सेकंड के आवेग से हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का आवेग संचरित होता है। 120 से 130 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 120 से 130 मीटर तक की दूरी ये चला जाता है, वापस भी आ सकता है, कुछ भी। बहुत सोचो कितनी स्पीड है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा स्पीड इसमें है। इसमें जो स्पीड है उससे भी ज्यादा इसकी जो चाल होगा, इसकी जो वेग होगा, वो दोनों ही अधिक रूप में देखे जाएंगे और ये अति तीव्र गति से होगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए सिनेप्टिक देरी इसमें होगा ही नहीं, हमारे में सिनेप्टिक देरी होता है। इसीलिए जब हम कोई गणित के सवाल सॉल्व करते हैं तो उसे हमें समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर उसके पास इस तरह के कोई केमिकल नहीं है, तो कंप्यूटर फटाफट उसको कलेक्ट करके रख देता है। तो कुछ बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये नहीं कि उसके पास सिनेप्टिक देरी नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा फास्ट गति होता है, किसी में कम। बाय बर्थ तो हम सभी समान ही होते हैं। अब अवरोध, तो इसमें जैसे मैंने कहा था ये गाबा है तो ये अवरोध है, कोकेन है अवरोध है। तो जब इसको रसायन है ही नहीं तो आप इसमें अवरोध कहाँ से लाओगे? तो इसमें अवरोध या नियंत्रण नहीं कर सकते, जबकि हमारे तंत्रिकाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपने दोनों में अंतर समझ लिया। एक बात यहां लिख लो कि मनुष्य में विद्युत सिनेप्स, जो विद्युत सिनेप्स है वो कार्य रूप में नहीं है। बच्चों हमारे पूर्वज बंदर रहे होंगे, चिंपैंजी रहे होंगे, तो उनके और भी आगे की कोई पूर्वज श्रेणी है उसमें भी कुछ रहा होगा। तो ऐसे अगर हम एक एक कड़ी में आगे जब पृथ्वी बना होगा तब की उत्पत्ति काल को देखें तो उनके बहुत सारे अंग तंत्र आज भी हमारे पास मौजूद है। जैसे अपेंडिक्स का पाया जाना पेट में, हमारे पास कैनाइन दांत का पाया जाना, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ये भी तो आज हमारे पास है। तो ऐसे कड़ी है लेकिन निष्क्रिय है, और ऐसे मनुष्य में जो सिनेप्स होते हैं ये कार्य रूप में नहीं है। आज जो है इस प्रकार के तंत्रिके संरचनात्मक रूप अगर कहीं कोई अपवाद रूप में पाया भी जाए इंसानों में तो कार्य रूप में नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास रासायनिक सिनेप्स के रूप में होंगे। बट कुछ समुद्री प्राणियों में इस प्रकार के सिनेप्स पाए जा सकते हैं। तो सिनेप्स के बीच में जो गैप था वो समझ में आ गया। यानी अब तक आपने तंत्रिका के प्रकार, कार्य के आधार पे, जैसे कि संवेदी तंत्रिका, चालक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, उसके बाद आपने प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ये सभी पढ़ लिए। अब आते हैं न्यूरॉन। मैंने बताया था कि न्यूरॉन जो होते हैं उसको खुद
कोशिका विभाजन के द्वारा जन्म के पश्चात संख्या बढ़ाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नाम की कोशिका अनुपस्थित हो जाता है। तो वो अपना मरम्मत कैसे करता है? तो तंत्रिकाओं के बारे में कुछ सवाल। अब बच्चों, तंत्रिकाओं के कुछ सहायक कोशिकाएं, तंत्रिकाओं को भी, तंत्रिका तो खुद स्वयं कोशिका है, उत्तक के रूप में ग्रुप बन जाते हैं तो उत्तक बन जाता है। तो ये जो कोशिका है ये तंत्रिका को सहायता करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को अब क्या करें, वैज्ञानिकों को कोई जगह नहीं मिला नाम देने के लिए, अलग से कहीं रख नहीं सकते, तो इन्हें तंत्रिका कोशिकाओं में जो सहायता करने वाली कोशिका होती है उन्हें न्यूरोगिलियल कोशिका कहते हैं। ये न्यूरोगिलियल शब्द इन्होंने दिया कि ये है तो वास्तव में तंत्रिका का ही कोशिका, लेकिन इन कोशिकाओं को न्यूरोगिलियल कोशिका कहते हैं। जैसे बच्चों दीवार बन रहा है, इसमें ईंट है, पत्थर है, चूना है, सीमेंट है, सब कुछ लगा है, बना है, लेकिन अब इनके अलग अलग नामों के बाद भी इसमें रेत है, सीमेंट है, हो सकता है कि सरिया भी इस दीवार पे बहुत सारे लोग पिलर बना के घर बनाते हैं उसमें हो, लेकिन उसके बाद भी उसे दीवार कहते हैं, सरी हो तो भी नहीं हो तो भी। सेम इस पूरे संरचना को हम जो पढ़ा रहे हैं न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, लेकिन तंत्रिका में भी कुछ विशेष कोशिकाएं पाए जाते हैं जो तंत्रिकाओं को उसके कुछ कार्य क्षमता में कमी की जो अवगुण होते हैं उसे पूरा करके उसको गुणवान बना देते हैं। जैसे उसके अंदर में बहुत सारे तंत्रिका में सेल डिवीजन की पावर नहीं है तो वो टूट जाए तो मर जाएगा, तो हमें तो पूरे जितने साल जीने हैं तब तक सक्रियता पूर्वक अपने सोच समझ, हाथ पैर के मूवमेंट, ये सभी जो कराने के लिए तंत्रिका की क्रिया चाहिए, वरना संवेदना मिलेगा कैसे। तो इसमें 3 प्रकार की ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे सम्मिलित रूप से न्यूरोगिलियल कोशिका कहते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका की वह कोशिकाएं जो तंत्रिका को सहायता करती हैं, उनके क्रियाकलापों को बनाए रखने के लिए उन्हें न्यूरोगिलियल कोशिका कहते हैं। इसे निम्न रूपों में बांटा गया है। न्यूरोगिलियल में पहला जो है इसका नाम है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और तीसरा जो नाम है उसका नाम है माइक्रोगिलियोसाइट्स। ये 3 नाम है। अब एस्ट्रोसाइट्स और इसमें जो भ्रूणीय उत्पत्ति होती है, मैंने तुम्हें बच्चों बताया था कि भ्रूणीय उत्पत्ति 3 रूप में हो सकता है, अधिचर्म, मध्यचर्म और अंतश्चर्म के रूप में। तो इस एस्ट्रोसाइट की भ्रूणीय उत्पत्ति वही चर्म के द्वारा होता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट की भ्रूणीय उत्पत्ति भी वही चर्म के द्वारा होता है, लेकिन माइक्रोगिलियोसाइट की उत्पत्ति मध्य चर्म के द्वारा होता है। तो ये दोनों वही चर्म और वो मध्य चर्म के द्वारा होता है। अब आकारिकी की बात करते हैं। ये जो कोशिकाओं का आकार है, बड़ी कोशिका किसके रूप में? तो न्यूरोगिलियल कोशिका के रूप में। न्यूरोगिलियल कोशिका जो है इस कोशिका के रूप में सबसे बड़ी कोशिका, इन तीनों में से सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी कोशिका आकार, और इन तीनों में छोटी आकार की कोशिका न्यूरोगिलियल के रूप में, ये भी न्यूरोगिलियल कोशिका का सबसे छोटा नहीं, छोटा कोशिका, लेकिन छोटे से भी छोटा होता है, स्मॉल, स्मॉल और स्मॉलेस्ट 3 फॉर्म होता है इंग्लिश में। तो ये सबसे छोटा अगर हम बात करें तो माइक्रोगिलियोसाइट सबसे छोटा होता है न्यूरोगिलियल कोशिकाओं का। तो देखो सबसे बड़ा कोशिका कौन है इसमें, तो ये नीट में ऐसे सवाल आते हैं। तो सबसे बड़ा कोशिका है इसमें एस्ट्रोसाइट्स, छोटा कोशिका कौन है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइक्रोगिलियोसाइट्स। नीट में सवाल आ गया कि इनमें से कौन सी कोशिका छोटी कोशिका है। हमें तो भट से मतलब छोटी कोशिका देखते ही माइक्रोगिलियोसाइट को टिक कर देते हैं, लेकिन वह सबसे छोटी नहीं पूछा गया है। और इंग्लिश में भी सवाल रहते हैं, दोनों में आप देख सकते हो। इसलिए नीट को क्लियर करने के लिए इंग्लिश के टर्म्स और इंग्लिश के पॉइंट्स थोड़े थोड़े से सीखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये जो है ये स्मॉलर है और ये स्मॉलेस्ट है, यानी ये छोटा है और ये सबसे छोटा है। क्लियर? तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो ये सवाल था कि छोटा कोशिका, और हमने गलती से टिक कर दिया माइक्रोग्लियल। क्या मैंने सही किया? गलत हो गया ना, क्योंकि सबसे छोटा है वो तो
तो इसे सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो नीट में आपको इन छोटे छोटे सवालों पे पॉइंट पे ध्यान देना होगा, और जब सीखें तभी आपको इन चीजों को सीखना होगा। तो ये माइक्रोग्लियल सबसे छोटी, जबकि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सिर्फ छोटी कोशिका के रूप में होता है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ठीक से समझ लेना। अब देखो इसका कार्य क्या है। तो एस्ट्रोसाइट का कार्य है, ये जो हमारा तंत्रिका है उसका मरम्मत करना और ऊतकों को स्थानांतरित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या लाना, दोनों काम कर सकता है। तो ये जो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका, इस तंत्रिका कोशिका को मरम्मत में एवं ऊतक को स्थानांतरित करने में ये सपोर्ट करेंगे। यानी हमारे तंत्रिका में किसी प्रकार की कोई कमी हो गया, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गया, उसे ठीक कर सकता है। और रक्त मस्तिष्क अवरोध का निर्माण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त मस्तिष्क अवरोध वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चों कि क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं हमारे ब्रेन के तरफ ऐसे कोई हानिकारक रसायन अगर अधिक मात्रा में जा रहा है तो उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, या रक्त का प्रवाह बहुत तेज हो गया है, ब्रेन में जा रहा है, तो ब्रेन में रक्त की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्रेन में तो रक्त जो आना चाहिए बट सामान्य से ज़्यादा आना भी हानिकारक होता है, तो उसे रोकता है। जैसे मान लो कोई सामान्य किसी जीवाणु विषाणु हमारे ब्रेन की तरफ जाना चाह रहा है, मस्तिष्क की तरफ, तो उसे रोक देगा। या कोई चोट लग गया और कोई ब्रेन की तरफ यानी मस्तिष्क की तरफ ज़्यादा ब्लड जाना चाह रहा है तो वो रोक देगा। इस प्रकार से रक्त मस्तिष्क अवरोध उत्पन्न करके ये हमारे को बचा लेगा। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ये जो तंत्रिकाएं होती है, इन तंत्रिकाओं में जो ब्रेन की तरफ जाने वाली ब्लड को रोक सकता है एस्ट्रोसाइट्स के क्रियाकलापों के फलस्वरूप, इसलिए ये आवश्यकता अनुरूप अच्छा है। लेकिन मान लो कोई सामान्य अवस्था में और उसका ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, उसमें ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या कुछ लोग मिर्गी हो जाता है, जैसे बैठे हैं अचानक दांत लग गया और ऐसे गिर गया, या ऐसे झाग आने लगा मुंह से, ये मिर्गी के लक्षण है। इसको हिंदी में इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि छत, पानी और आग से दूर रहें, क्योंकि इनको कभी भी ये दौरा पड़ सकता है। तो इस प्रकार के ये अनिश्चित सक्रियता जिसकी सीमा से परे हो तो ये क्रिएट होता है। तो समझ रहे हो आप, ऊतकीय संरचना रूप में एक एस्ट्रोसाइट्स कितना कमाल कर सकता है, जो तंत्रिका का भाग है और इसके द्वारा हमारे ब्रेन में अधिक मात्रा में हानिकारक पदार्थ या ब्लड को पहुंचने से रोक रहा है। ये तो लाभदायक है, लेकिन ये अगर ज़्यादा सक्रिय हो गया, जितनी सक्रियता होनी चाहिए, तो फिर हानिकारक हो जाता है। इस प्रकार के बैलेंस में वर्क होना चाहिए। अब देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये वही चर्म से बना होता है, छोटा कोशिका है और क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छद का निर्माण करता है और संरक्षण करने का काम करता है। आपको बच्चों मैंने कहा था कि जो माइलिन नेटेड तंत्रिका होता है, माइलिन आच्छद युक्त तंत्रिका, उसमें माइलिन आवरण पाए जाते हैं, और जिनमें माइलिन आवरण होगा सिर्फ उन्हीं में ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होगा। तो ये जो पाए जाते हैं ये माइलिन आच्छद तंत्रिका में पाए जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि इसका काम क्या है, माइलिन आच्छद का निर्माण करना, क्षतिग्रस्त जो तंत्रिका उसमें, और जिसमें माइलिन आच्छद है ही नहीं, माइलिन अनाच्छादित तंत्रिका, उसमें ये क्या करेगा, माइलिन आच्छद तो बनेगा ही नहीं उसमें, तो उसमें ये रहता नहीं है, इसलिए केवल माइलिन आच्छद वाले तंत्रिका में रहता है। अब आइए माइक्रोग्लियोसाइट्स, ये तंत्रिकाओं की सफाई करता है। सफाई कैसे? जैसे मान लो तंत्रिका में कोई रासायनिक प्रभाव, हानिकारक ड्रग्स या किसी प्रकार के जीवाणु विषाणु प्रवेश कर जाए, तो उससे तंत्रिका के जिस कोशिका के द्वारा तंत्रिका में हानिकारक पदार्थों को हटाएगा उसे माइक्रोग्लियोसाइट्स कहते हैं। और कैसे हटाएगा? तो ये हटाएगा भक्षकाणु क्रिया करके, भक्षकाणु द्वारा इस प्रकार के शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे हटा देता है। ये भक्षकाणु हिंदी टर्म है, इसे इंग्लिश में फैगोसाइटोसिस कहते हैं। बच्चों ये दो टर्म आप सीख लो, ये हमेशा काम आएगा। भक्ष काणु, ये जो है इसको दो रूप में बांटा गया भक्षकाणु को। इंग्लिश में एक कहते हैं इसे फैगोसाइटोसिस, और एक को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस
फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इंग्लिश के टर्म है। मैं जोर नहीं दे रहा हूं कि आप सीखो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको नीट में सिलेक्ट होना है तो आपको ऐसे शब्द सीखने चाहिए। तो फेगोसाइटोसिस जो है इसे वक्षकाणु कहते हैं। आप अपने यहाँ तक पढ़ लो तो ये टॉपिक कंप्लीट, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में हमेशा काम आएंगे। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी कोशिका, जैसे बच्चों मान लो ये एक कोशिका है और कोई भी कोशिका, उसके पास अगर कोई सॉलिड यानी कठोर रूप में कोई मान लो जीवाणु, विषाणु या कोई हानिकारक रसायन, ये जो है ये कठोर है, कठोर रूप में है। तो कठोर रूप में अगर कोई रोगाणु है और उस रोगाणु को, ये जो हमारा कोशिका है, कोई भी कोशिका हो सकता है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिका हो सकता है, या इसमें ये जो माइक्रोग्लियोसाइट्स है ये हो सकता है। ये क्या करता है, इस सॉलिड पदार्थ को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके इसे नष्ट कर देता है। ग्रहण भी कर लिया और नष्ट कर लिया तो बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी कठोर रूप में पाए जाने वाले रोगाणुओं को ग्रहण करके नष्ट करना फेगोसाइटोसिस कहलाता है, हिंदी में सिंपल वक्षकाणु। और अगर ये हमारा कोशिका है और ये रोगाणु जो है, ये भी रोगाणु है, लेकिन ये रोगाणु कठोर नहीं है, बल्कि ये रोगाणु तरल रूप में है, तरल रोगाणु। अगर रोगाणु जल के समान तरल हो और तरल पदार्थ को ये ग्रहण करे और ग्रहण करके इसे नष्ट कर दे तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, यानी तरल पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके उस हानिकारक पदार्थ को नष्ट कर दिया जाए तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। आप याद करो एक ट्रिक, क्या आप पानी पीते हो, क्योंकि तरल होता है तो पीता, पी शब्द आ रहा, पीना, तो पीना, ये भी तो पीना है, पीनो है तो पीना ही मान लो। तो पिनासाइटोसिस यानी तरल पदार्थों को ग्रहण करके नष्ट करना। और फैगो अपने आप याद हो जाएगा, जब ये पीना में तरल होता है तो फैगो में कठोर या सेमी सॉलिड पदार्थ होगा। तो इस प्रकार से आपने इस तंत्रिका रूप को देखा। इसमें याद रखिए, 1 मिनट में रिकॉल, इसमें एस्ट्रोसाइट्स रक्त मस्तिष्क अवरोध और उत्तकों के मरम्मत में काम करेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मालिनाच्छद वाले तंत्रिका में होगा, क्योंकि क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं में मालिनाच्छद का निर्माण करता है और संरक्षण करने का काम करता है। और माइक्रोग्लियोसाइट्स तंत्रिकाओं की सफाई करता है और सफाई करने में फेगोसाइटोसिस क्रिया का प्रयोग करता है और हानिकारक रोगाणुओं को यहाँ नष्ट कर देता है। इस वक्षकाणु की क्रिया को आप 2 टर्म में याद कर सकते हो, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अगर कठोर पदार्थ को रोगाणु हो और उसे कोशिका ग्रहण करे, नष्ट करे, तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और कोशिका तरल रोगाणु को ग्रहण करे और नष्ट करे तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इट्स ऑल ओके।